स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन के बारे में। जो प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन है उसमें भी हम बीम को एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करते हैं और यहाँ पर भी इन फेज रखने के लिए, ताकि जिस फ्रीक्वेंसी के साथ वो जहाँ पर भी उन्होंने एक्सेलेरेशन गेन करनी है उस जगह पे पहुँचे, इट शुड बी इन सिंक्रोनस विद द आरएफ ऑसिलेटर। उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ इन सिंक्रोनस होना चाहिए। तो उसके लिए हम मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसको इंक्रीज़ करते हैं, सो दैट जैसे जैसे प्रोटॉन की बीम की एनर्जी बढ़ेगी उसी के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, सो दैट जो टाइम टेकन बाय द बीम है वो सेम हो एंड वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करें। दे आर मेड टू मूव इन द फिक्स्ड ऑर्बिट बाय अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जो बेसिक प्रिंसिपल है इसका प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन का, इट इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन बट विद दैट लिटिल बिट डिफरेंस। और डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन में हम सबसे पहले बीटा टोन एक्शन अप्लाई किया था, जहाँ पर हम बीटा टोन एक्शन के साथ अप टू 2 MeV तक एनर्जी दी थी। बट प्रोटॉन के केस में प्रोटॉन्स इतनी जल्दी हाई एनर्जी गेन नहीं करते हैं और वो उतनी स्पीड नहीं बढ़ती। दे डोंट गेन स्पीड अप टू वेलोसिटी ऑफ लाइट सो सून। तो इसके लिए हम जो इनिशियल उनको इंजेक्शन करते हैं प्रोटॉन को, तो इनिशियली हम उसको लीनियर एक्सलेटर या वैन डी ग्राफ जनरेटर के साथ एनर्जी देते हैं। अब जो और उसके बाद हम धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड, जैसे जैसे उनकी एनर्जी बढ़ेगी हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, सो दैट दे रिमेन इन ए ऑर्बिट ऑफ फिक्स्ड रेडियस। अब जो इसका कंस्ट्रक्शन का डिज़ाइन है, इट्स बेसिकली ए रेस ट्रैक डिज़ाइन। ये जो पार्ट है वो रेस डिज़ाइन के साथ मिलता है। सो दैट्स ए डोनट शेप्ड चैम्बर जिसमें वो ऐसे मूव करते हैं। और उसके अलावा ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं मैग्नेटिक फील्ड के, जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है। ये 4 कॉर्नर्स हैं एक रिंग शेप्ड मैग्नेट के, जिसके अंदर ये जो डोनट शेप्ड ट्यूब है वो रखी हुई है। और ये जो रेस ट्रैक डिज़ाइन है इसमें इस पोर्शन में बहुत लो प्रेशर 10⁻⁶ mm ऑफ मर्करी प्रेशर अप्लाई किया होता है। दैट्स वेरी वेरी स्मॉल प्रेशर, ऑलमोस्ट वैक्यूम क्रिएट किया होता है। और इसमें ये जो 4 कॉर्नर्स हैं, चारों कॉर्नर्स पे ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्वाड्रेटिक मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा इट विल बी, उसका जो पाथ है वो डिज़ाइन होगा, और जितना बड़ा इसका पाथ होगा उतना ही आपको हाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा। सो इसकी जो कॉस्ट है वो डिपेंड करती है कि आपको रेडियस कितना रखना है। रेडियस और मैग्नेटिक फील्ड ये आपस में तय करेंगे कि कितना बड़ा इसका रेस ट्रैक डिज़ाइन जो हमारे पास है, जो एक्सीलरेटर ट्यूब है वो कितनी बड़ी बनानी है। और 4 पोर्शन ही ऐसे हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड से फ्री हैं। ये 4 स्ट्रेट पोर्शंस ऐसे हैं विच आर फ्री फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड। इन चारों पोर्शंस को हम अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। एक स्ट्रेट पोर्शन को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं टू इंजेक्ट द बीम ऑफ प्रोटॉन्स, जो कि किसी और मेथड से पहले हमने उसको एक्सलेट किया होता है, क्योंकि ज़ीरो वेलोसिटी के साथ हम इसमें एंटर नहीं करवा सकते। उसका रीज़न हम मैथमेटिकली देखेंगे। एक पार्ट को हम यूज़ करते हैं माइक्रोवेव कैविटी। इट इज़ बेसिकली सेम एज आरएफ ऑसिलेटर। यहाँ पर भी आरएफ ऑसिलेटर अप्लाई किया होता है। तो ये ऑसिलेटर का पर्पस क्या है? जब भी ये स्टेट पोर्शन में, जितनी बार भी स्टेट पोर्शन से प्रोटॉन बीम जाएगी उतनी बार एक्सलेट होगी। सो बार बार जब इसमें से हम इसको निकालते हैं तो ये एक्सलेट होती है। और इस पोर्शन को हम वैक्यूम क्रिएट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, टू टेक आउट द एयर। एक 2 में हम बेसिकली आरएफ ऑसिलेटर लगाते हैं, एंड लास्ट पार्ट, एक पार्ट में हम इसको टारगेट पे बम्बार्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। जब पूरा एक्सलेट हो जाता है उसके बाद हम टारगेट पे स्ट्राइक करने के लिए यहाँ से निकाल लेते हैं बीम को। सो ये बेसिकली इसकी कंस्ट्रक्शन है। और ये जो रिंग शेप्ड सी शेप्ड मैग्नेट होता है उसके जो पोल पीसीज हैं दे आर स्पेशली डिज़ाइंड इन सच अ वे कि जो सेंटर में फील्ड होगा वो ज़्यादा होगा एंड इट विल डिक्रीज एज इट गोज़ अवे फ्रॉम द सेंटर। सो दैट्स द बेसिक पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन। और आफ्टर दैट फिर इसकी हम थ्योरी देखते हैं थोड़ी सी। और थ्योरी का पार्ट जो है उसमें हम ये देखते हैं कि क्यों ज़ीरो वेलोसिटी के साथ प्रोटॉन एंटर नहीं कर सकते। हमारे पास ये फार्मूला आ रहा है, R = mv/Q/b। अब अगर ज़ीरो वेलोसिटी के साथ एंटर करता है, रेडियस कैन नॉट बी ज़ीरो, सो बी को भी ज़ीरो होना पड़ेगा। लेकिन अगर बी को ज़ीरो करते हैं तो टाइम पीरियड इन्फिनिटी हो जाता है। सो टाइम पीरियड इन्फिनिटी का मतलब नो एक्सलेशन इज़ पॉसिबल। दैट्स वाई वी कैन नॉट टेक द इलेक्ट्रॉन्स विद ज़ीरो स्पीड। सो इसलिए हमें किसी और मेथड से पहले उनको एक्सलेट करना पड़ता है। और जब हम उसको एक्सलेट कर लेते हैं बाय यूजिंग वैन डी ग्राफ जनरेटर और बाय लीनियर एक्सलेटर, देन दे आर मेड टू गो इनसाइड दैट
चैम्बर, जो एक्सलेटिंग चैम्बर है या जो डोनट शेप चैम्बर है, जिसका रेस ट्रैक डिज़ाइन हम जिसे कहते हैं। तो जैसे जैसे उसमें वो मूव करेगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर एक्सलेट करेगा इलेक्ट्रॉन को, जैसे कि इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन में किया। लेकिन यहाँ पर हम उसको गाइड करने के लिए, ताकि वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रहे, रेडियस आर कांस्टेंट रहे, तो स्ट्रेंथ ऑफ द गाइडिंग फील्ड इज इंक्रीज्ड, जो उसको फिक्स्ड ऑर्बिट में रखती है। तो वो कांस्टेंट रेडियस पाथ में मूव करता है, स्पाइरल मोशन कोई नहीं होती इसमें। और डिफरेंस जो है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन तो बहुत जल्दी स्पीड ऑफ लाइट गेन कर लेते हैं थोड़ी सी एनर्जी के साथ ही, बट प्रोटॉन इवन अप टू गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक भी चले जाते हैं, दे डू नॉट अटेन द स्पीड ऑफ लाइट। सो इसलिए जो इसमें हम पूरे एक्सलेशन पीरियड के लिए जो इसमें वेलोसिटी भी बढ़ती जाती है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होती है, तो उसको इन फेज रखने के लिए हम अप्लाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज़ कॉन्स्टेंटली इंक्रीज। जैसे जैसे वो ज़्यादा वेलोसिटी गेन करेगा, वी को हम साथ ही साथ चेंज करेंगे, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली जैसे जैसे वी चेंज होगी, वी इंक्रीज होगी, उसी के अकॉर्डिंगली बी को इंक्रीज करते हैं, सो दैट रेडियस बिकम्स कांस्टेंट। अब जो इसकी बाकी थ्योरी है कि कितनी एनर्जी गेन करता है प्रोटॉन बीम, कितनी एनर्जी गेन करती है, तो दैट कैन बी सीन फ्रॉम एयर। सेम फार्मूला F इज इक्वल टू 1/T, और T की वैल्यू अगर हम पुट कर दें पहले वाले फार्मूले से, वी गेट दिस एक्सप्रेशन, और इसमें सी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करते हैं, सी स्क्वेयर से डिवाइड कर देते हैं, दिस बिकम्स mc स्क्वेयर इज द टोटल एनर्जी विच इज़ पार्ट ऑफ टू पार्ट्स, रेस्ट मास एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों को ऐड करके हम यहाँ से देख सकते हैं कि कैसे फ्रीक्वेंसी इसमें चेंज होगी। तो जैसे जैसे ई के बढ़ती है, अकॉर्डिंगली हम बी की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे, ताकि वो टाइम जो है दैट टेकन इज सेम। सो इसमें ये इसके कुछ एक एडवांटेजेस हैं जो हम देख सकते हैं। ये फर्स्ट एडवांटेज छोड़ देना, दिस इज़ नॉट करेक्ट, देयर इज़ नो डी पार्ट हेयर। सो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ यू कैन सी कि इसमें जो एक्साइटेड पार्टिकल है वो सर्कुलर ऑर्बिट में कांस्टेंट रेडियस में मूव करते हैं। तो हमें उसके लिए क्या है कि खाली पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई करना पड़ता, हमें मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ जिस जगह पर उसका ऑर्बिट है उस जगह पर अप्लाई करना पड़ता है। सेकेंडली, इसमें in synchrotron में एनर्जी इज ट्रांसफर टू द बीम बाय ओनली अ फ्यू एलिमेंट्स अलोंग द रिंग। सो जो एक्साइटिंग कैविटीज़ हैं, सारी जगह पर हमें उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं अप्लाई करना पड़ता, सिर्फ उन कैविटीज़ के क्रॉस अप्लाई करना पड़ता है। तो जब भी वो उस हॉलो कैविटी में से निकलता है तो देन इट गेट्स एक्सलेटेड। एंड सिंक्रोट्रॉन कैविटीज़ में स्लो हम फ्रीक्वेंसी रख सकते हैं। सो इसमें जितनी भी टर्न्स ज़्यादा होंगी उतनी ही एक्सेशन ज़्यादा आएगा। सो वी कैन एक्सलेट प्रोटॉन्स टू क्वाइट हाई एनर्जीज एज कम्पेयर टू लीनियर्स फॉर द लीनियर एक्सलेटर्स। सो उस केस में हम एक्सलेशन की जो टोटल वैल्यू है और जो टोटल एनर्जी गेन करेगा प्रोटॉन, दैट कैन बी मेनी फोल्ड्स मोर एज कम्पेयर टू लीनियर एक्सलेटर्स। So this was the last accelerator similar to electron synchrotron. This was proton synchrotron, and revise it thoroughly. So all the accelerators we have studied so far, and you have to just compare all the constructions, and the basic part is same, that in all the cases the beams, electron beam or proton beam or any other particle that we want to accelerate, it is made to pass through either the direct applied electric field or the electric field which is gained by transformer action, as in case of betatron, and we can accelerate these particles to very high energies.